सीधे रुख करना चाहेंगे लखनऊ का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पूरे तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आज इस मौके पर आप लोग इनके द्वारा स्थापित की गई बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने के संकल्प के साथ अपने खुद के छोटे मोटे साधनों के जरिए मुझे सुनने के लिए लाखों लाखों की संख्या में यह लखनऊ में स्थित भव्य व विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सर्वप्रथम आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि यदि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने इस संकल्प को पूरा कर लिया, अर्थात अपनी पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आसीन कर दिया, तो फिर वास्तव में आज यही मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। और वैसे भी इस समय उत्तर प्रदेश की जनता को बीएसपी के शासन की यहाँ काफी ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, आपराधिक, अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है, जिसकी खास वजह से ही प्रदेश में हत्या, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें अब यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। और खासकर यहाँ घटित हुए मुजफ्फरनगर, दादरी, मथुरा व बुलंदशहर कांड इसी के ही मुख्य परिणाम है। इसके साथ ही विकास के नाम पर भी सपा सरकार द्वारा ज्यादातर यहाँ शिलान्यास व घोषणा ही आदि की जाती रही हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर अब तक प्रदेश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया अकेले मीडिया व टीवी चैनल आदि में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी करोड़ों अरबों रुपयों को यहाँ प्रदेश के गरीब लोगों के उत्थान पर भी खर्च किया जा सकता था। और इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान सपा सरकार में विकास के जो भी थोड़े बहुत कार्य हुए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों की बीएसपी की पिछली सरकार में ही शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें लखनऊ की महत्वपूर्ण मेट्रो रेल परियोजना वे आगरा से पूर्वांचल तक एक्सप्रेसवे परियोजना आदि प्रमुख है। इसके साथ ही बीएसपी सरकार द्वारा शुरू की गई अनेकों जनहित की योजनाओं में से काफी योजनाओं को तो इन्होंने केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है। इसके अलावा अभी सपा सरकार में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों, वकीलों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि की हालत तो यहाँ अधिकांश मामलों में अभी तक भी काफी ज्यादा खराब व चिंताजनक बनी हुई है। इसके साथ साथ शासन व प्रशासन तंत्र पर भी ज्यादातर यहाँ शुरू से ही सपा परिवार के चहेते यादव व भ्रष्ट तंत्रों का ही दबदबा बना रहा है।
अधिकारी भी आए दिन यहाँ थोक में ही बदलते रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में विकास व अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था व अन्य और मामलों में भी अब सपा सरकार का पूरा हो रहा कार्यकाल अति निराशाजनक व अति कष्टदायक होने के साथ साथ ज्यादातर यहाँ पक्षपातपूर्ण, जातिवादी व राजनीतिक द्वेष से ही भरा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे हालातों में भी केंद्र की रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान भाजपा सरकार ने भी अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ की जनता के प्रति अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी निष्ठा से नहीं निभाया है। जबकि पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान बीजेपी व इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी हर चुनावी जनसभा में ये भरोसा दिलाया था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर फिर उत्तर प्रदेश की जनता को ये मानकर चलना चाहिए कि अब इनकी केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अपनी खुद की ही सरकार बन गई है। ये बात भारतीय जनता पार्टी और इनके पीएम पद के जो उम्मीदवार थे श्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में सन 2014 में इस बार लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो ये बात इन्होंने कही थी। लेकिन अन्य वायदों की तरह इनका ये खास वायदा भी अभी तक भी यहाँ पूरे तौर से खोखला ही साबित हुआ है। हालांकि प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति यहाँ शुरू से ही राष्ट्रपति शासन लगने लायक ही बनी रही है। इसके साथ ही केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी उत्तर प्रदेश के केंद्र से जुड़े जनहित के कार्यों को अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है और इस मामले में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग से उच्च न्यायालय की खंड पीठ को नहीं बनाना, केंद्र सरकार से जुड़े प्रदेश के राज्य मार्गों का अधिकतर निर्माण कार्य पूरा नहीं कराना, प्रदेश की लगभग 16 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण का कोटा बढ़ाने की शर्त के साथ इनकी इस सूची में इन्हें शामिल नहीं करना और साथ ही दलितों व आदिवासियों का सरकारी नौकरियों में इनका पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक को पास नहीं कराना तथा यहाँ उत्तर प्रदेश के विभाजन का भी अर्थात पश्चिमी अवध, बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना आदि ये सभी जनहित के कार्य वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में अभी तक भी लटके पड़े हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा आम चुनाव के समय में बीजेपी व इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता को जो असंख्य चुनावी वायदे किए थे तो उनमें से इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में अब तक 1/4 भी वायदे पूरे नहीं किए। लगभग 1/4 भी वायदे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं और इस संबंध में खासकर उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखकर मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान अपनी हर चुनावी जनसभा में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के खासकर गरीब व कमजोर वर्गों के लोगों को ये खास वायदा किया था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के बनते ही इन लोगों को यहाँ रोजमर्रा के सभी जरूरी खाद्य पदार्थ अर्थात गेहूं, चावल, दाल, चीनी व तेल आदि ये सभी सस्ते दामों में मिलेंगे। ये इन्होंने लोकसभा आम चुनाव के दौरान कहा था। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं व रसोई गैस आदि भी सस्ते कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए
लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को 2.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश में गेहूं, चावल, दाल, चीनी, तेल आदि ये जो जरूरी खाद्य पदार्थ हैं, क्या आप लोगों को ये सस्ते में मिले हैं? मैं समझती हूँ कि आप लोगों को नहीं मिले हैं। इन्होंने कहा था कि हम बिजली 24 घंटे देंगे और सस्ती कर देंगे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं व रसोई गैस आदि भी सस्ते कर दिए जाएंगे। क्या आप लोगों को ये सस्ते दामों में मिल रहे हैं? क्या बिजली उत्तर प्रदेश में 24 घंटे आप लोगों को मिल रही है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिल रही है। सरकारी खर्चे से इन्होंने ये भी कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान, बीजेपी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही तो जो आवासहीन लोग हैं उनको 2 कमरों के पक्के मकान बना कर दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी किसी गरीब व्यक्ति को तो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से क्या आपको पक्का मकान फ्री मिला है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिला है। इन्होंने ये भी कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि देश में गरीबी व महंगाई को कम करने के साथ ही यहाँ सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में गरीबी कम हुई है या महंगाई कम हुई है या बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले हैं? मैं समझती हूँ नहीं मिले हैं। किसानों को खेती करने के साधन इन्होंने कहा था हम सस्ते करा देंगे, इनकी आय को 2 गुना कर दिया जाएगा। क्या किसानों को खेती करने के साधन सस्ते मिल रहे हैं? क्या इनकी आय 2 गुना हुई है? मैं समझती हूँ नहीं हुई है। छोटे कारोबारी व व्यापारी भी खुशहाल होंगे, ऐसा इन्होंने कहा था, लेकिन ऐसे नए नए नियम कानून इन्होंने बना दिए हैं कि जो छोटे कारोबारी हैं, व्यापारी लोग हैं, आज वो भी इस सरकार में दुखी हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि पूरे देश भर में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चलाया जाएगा, ये भी कहा था। तो उत्तर प्रदेश में तो काफी कारखाने बंद हुए हैं, बंद पड़े थे, लेकिन जब चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं तो इन्होंने गोरखपुर में तो केवल खाद का कारखाना वो भी शुरुआत नहीं की है, केवल उसकी घोषणा की है, उसका शिलान्यास किया है और कुछ नहीं किया। वो भी इनको लगभग जब इनके 2.25 साल पूरे हो रहे थे तब इनको याद आया। इन्होंने ये भी कहा था पूरे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को ये भी कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो हमारे देश का जो काला धन विदेशों में जमा है, तो श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था, बीजेपी के लोगों ने ये भी कहा था कि उस काले धन को 100 दिनों के अंदर ही वापस लाकर तो पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं, तो प्रत्येक परिवार के खाते में इन्होंने कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए हम लोग डाल देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, खास तौर से यहाँ बड़ी तादाद में जो लोग इधर आए हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या किसी के खाते में 1 रुपया भी आया है? मैं समझती हूँ नहीं आया है। और इतना ही नहीं, बल्कि विदेशों से काला धन वापस लाना तो दूर रहा, अब ये अपने देश के काले धन को ही कांग्रेस पार्टी की तरह सफेद करने में लगे हैं। जबकि चुनाव के दौरान इनके इन वायदों के प्रचार प्रसार पर देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का काफी अरबों खरबों रुपया भी खर्च कर दिया गया था, जिससे अब केंद्र की भाजपा सरकार देश के गरीब व आम जनता का शोषण करके उन्हें ब्याज सहित लौटाने में ही ज्यादातर व्यस्त रहती है, जिसके तहत ही अब कांग्रेस पार्टी के ही पैटर्न पर चलकर वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने भी अपने इन सभी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का
करोड़ों अरबों का सरकारी बैंकों से लिया गया कर्ज भी काफी हद तक माफ कर दिया गया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार का जीवन व्यापन करने के लिए बैंक से लाख 2 लाख रुपए जैसी छोटी धनराशि का कर्ज लेने वाले खासकर छोटे किसानों व छोटे कारोबारी लोगों को तो पूर्व की तरह ही वर्तमान में भी कर्ज वसूली हेतु आए दिन इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि फिर वे लोग अधिकांश अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश के खासकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के हित व कल्याण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक विशेषकर जनधन, पेंशन व बीमा आदि की जो भी योजनाएं शुरू की हैं तो उनका भी अप्रत्यक्ष रूप में अधिकांश लाभ यहाँ इनके चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों को ही मिल रहा है। इस प्रकार केंद्र की इस भाजपा सरकार ने भी अपनी इन गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली से ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वह देश के खासकर गरीब, मजदूर, किसान, निम्न व मध्य आय वर्गीय एवं बेरोजगार लोगों की हितैषी सरकार नहीं है, बल्कि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्नासेठों व उद्योग जगत आदि के हितों में उनको हर प्रकार का अनुचित लाभ पहुंचाने वाली ही सरकार है। इसके साथ साथ वर्तमान भाजपा सरकार ने सेवा कर आदि भी बढ़ाकर अब देश के लोगों का जीवन गुजर बसर करना और भी ज्यादा कठिन कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों, सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों को भी देश व जनहित में इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें अधिकांश अब यहाँ अपने विरोधियों को ही प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यही अनुचित कार्य पहले कांग्रेस पार्टी भी अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया करती थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रही बीएसपी की सरकार के ऊपर खासकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के समय में भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध तुरंत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है और इस मामले में कई मंत्रियों को बर्खास्त भी किया गया और उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन हमारी सरकार ने वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार की तरह ललित मोदी व विजय माल्या की तरह ही वहां भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उन्हें विदेश नहीं भगा दिया था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह ही तो आए दिन बाहर विदेशों का दौरा करने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज तक भी अपनी विदेश नीति के बारे में ये खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि वर्तमान में अपना भारत देश कहाँ और किधर है। इसके साथ ही अपने देश की सीमाएं मौजूदा सरकार में पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद अब इनको अपनी सीमाएं सुरक्षित करने का ख्याल आया है, जिसकी वजह से आए दिन यह आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं और ना ही वर्तमान में अपने पड़ोसी देशों से भी कोई खास अच्छे संबंध बने हुए हैं और नेपाल इस बात का खास उदाहरण है। और इतना ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अति चिंता की बात यह है कि यहाँ अपने देश में वर्ण व जातिवादी व्यवस्था के तहत सदियों से हर स्तर पर उपेक्षित रहे खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण इन्हें भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उन्हें भी अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर इनको निष्प्रभावी व खत्म करने के ही प्रयास में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को
सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी अभी तक इन्होंने निष्प्रभावी ही बनाया हुआ है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर अब इनका सरकारी नौकरियों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया गया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को मालूम है कि जो SC/ST के लोगों को कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और इसके साथ ही देश में खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो इन वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते अब इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। और इस मामले में दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दयाशंकर सिंह कांड आदि इसके खास उदाहरण हैं। ऐसे हालातों में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा किए जाने से वे कुछ मौकों पर कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनका खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न कम होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और इन सब मामलों में अब ये लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। अर्थात अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि की जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में या जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब से इस बार केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी हर स्तर पर पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का तो अब अल्पसंख्यक होने का दर्जा तक भी छीना जा रहा है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। इसके साथ साथ अब पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा व लव जिहाद, देशभक्ति, हिंदू संस्कृति व हिंदू राष्ट्र बनाने एवं धर्म परिवर्तन आदि की आड़ में भी काफी ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। विशेषकर गोरक्षा के नाम पर आप लोगों को मालूम है कि जैसे केंद्र में बीजेपी पावर में आई तो पावर में आते ही तो पहले पूरे देश में गोरक्षा के नाम पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब तो इन्होंने दलितों को भी नहीं छोड़ा। गोरक्षा के नाम पर दलितों का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और इस बात का उत्तर प्रदेश का दादरी कांड, हरियाणा का मेवात कांड व गुजरात का ऊना दलित उत्पीड़न कांड आदि खास उदाहरण है। और साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में मुस्लिम समाज के आम लोगों को भी जो शक की नजरों से देखा जा रहा है, तो ये सब भारतीय संविधान के हिसाब से यहाँ ठीक नहीं हो रहा है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। और अब ऐसे हालातों में देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना, खासकर वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में
कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा भी अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भी अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से ही हमारी पार्टी ने संसद के अंदर व संसद के बाहर भी देश के मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ या अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार से भी अनेकों बार विशेष अनुरोध किया है, जिस पर अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि अब बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों को बढ़ावा देने व कानून व्यवस्था को भी सुधारने की आए दिन जो बढ़ चढ़कर हवाई बातें करते रहते हैं, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास व जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ खास ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यह अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा इनको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के मामले में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में वर्तमान भाजपा सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की भी कानून व्यवस्था को यहाँ ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले अपने उत्तर प्रदेश की अब वर्तमान में अति भयंकर व खराब हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यह कैसे संभाल सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी व केंद्र की भाजपा सरकार के बारे में हमारी पार्टी का यही कहना है कि देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई ये खास बातें कि बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ व सबका विकास, ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे, देश बदल रहा है आदि इनकी ये सभी बातें अधिकांश सब या केवल हवाई व कोरी एवं जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और खासकर विकास तो अब यहाँ देश के गरीब व आम लोगों का होने की बजाय बल्कि इनके खास चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों का ही हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी मेरा ये कहना है कि आजादी के बाद शुरू में सबसे पहले व सबसे ज्यादा लंबे समय तक अर्थात लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से काफी वर्षों पहले ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से और इस बार तो केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। और अपने ऐसे खराब हालातों से थोड़ा उबरने के लिए अब ये कांग्रेस पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोटों के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की जो हवाई बातें कर रही है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि इस मामले में वास्तव में कांग्रेस पार्टी की नीयत इनके प्रति साफ होती तो फिर ये कार्य केंद्र में इनके लगभग 54 वर्षों तक अपनी खुद की रही सरकारों में ही काफी समय पहले किया जा चुका होता। और अब इसी स्वार्थ में कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की एक ऐसी महिला को यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसने दिल्ली में अपनी सरकार के समय में दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए यहाँ रोटी रोजी हेतु आकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार ठहरा दिया था।
तो लखनऊ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे, जो कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए जमकर निशाना साध रही है समाजवादी पार्टी। और इसके साथ ही साथ मोदी सरकार पर लखनऊ में मायावती ने किया शक्ति प्रदर्शन। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।